हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से जा रही है। तो एंड के 2 दिन बचे हैं और इसमें बहुत मेहनत करने वाले हैं हम लोग। वैसे तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो आप लोगों की बहुत ज़ोरदार फरमाइश पे ऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर टर्म 2 करने वाले हैं। एंड इंपॉर्टेंट शब्द ना भी हो तो ऑल ग्राफ्स फॉर टर्म 2, मतलब आपकी एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ्स गिवन हैं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, सरफेस केमिस्ट्री हो, टी एंड एफ ब्लॉक हो, सब के सब ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। मज़ा आने वाला है, बहुत सिंपल वीडियो है। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और बेटा जी, मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री की तैयारी तो चल रही है, बट इसके बाद जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, जो आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, जो आपका बायो का एग्ज़ाम होगा, उस सब की तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करवाने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ क्लास। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास है ये जो ग्राफ है, ये है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है ना। कंसंट्रेशन के रूट का ग्राफ है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू में 1000/m। पॉइंट क्लियर करता चलूँ दैट मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के, ठीक है। एंड मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी घटती जा रही है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रही है, इस तरफ घट रही है, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर आपको 2 अलग अलग बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहे होंगे। देखिए बेटा, ये जो KCl है, ये तो इवन हमारे सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन था। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम बढ़ती है बट कम बढ़ती है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और अगर मैं बात करता हूँ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे कि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ठीक है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कर्व्ड फॉर्म में बढ़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, जैसे बढ़ रही है और एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, क्या होता है कि इनके अंदर स्पेस बढ़ता है, आयंस मूव कर पाते हैं दोनों के, जैसे जैसे पानी डालते जाते हैं ना, तो इनके आयंस फास्टली मूव कर पाते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि CH3COOH जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उस केस में डाइल्यूशन पर, पानी डालने पर नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। तो जैसे पानी डालते जाएंगे धीरे धीरे वो ज़्यादा डिसोशिएट होते चलेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चलेंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या फंडा होता है कि वो इनिशियली ही पूरे डिसोशिएट हो चुके होते हैं। अब उसमें पानी डालते हैं तो वो और ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होते, उसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ उनके बीच में आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, तो ईजिली वो मूव कर पाते हैं। तो बेटा जी, ये फंडा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने कंसंट्रेशन कम होने पे कम ग्रोथ शो की है, और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो की है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया लो है, वो कौन सा लो है? कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेटा जी ग्राफ है वो है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। अब केमिकल काइनेटिक्स का क्या फंडा है भाई? चलो केमिकल काइनेटिक्स के फंडे पे आ जाते हैं एक बार। देखो, केमिकल काइनेटिक्स बात करती है रेट ऑफ रिएक्शन की। अरे किसकी बात करती है? रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना, कि एक गिवन टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखिए, 2 तरह की रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। 2 तरह की रेट होती हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें टाइम इंटरवल की बात होती है जब भी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। और जब मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ तो इंस्टेंटेनियस में हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसमें हम टाइम इंस्टेंट की बात करते हैं। क्लियर है बेटा? तो बहुत शानदार है सर, ये तो बात है ना। इसमें इंस्टेंट की बात होगी, इंस्टेंटेनियस में एक खास मोमेंट की बात होती है, और एवरेज में हम एक टाइम इंटरवल की बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। ये बात आप लोग शायद क्लास 11 से पढ़ के आए हो कि अगर मैं एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बना देता हूँ कंसंट्रेशन वर्सेस
टाइम का, तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती चलती है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती चलती है। ये हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और ये हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूँ, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि एक जगह पे आपको आटे से रोटी बनानी है, ये सुबह प्रैक्टिकल सबके सामने होता है। अब धीरे धीरे जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो आटा कम होता चलता है और जो रोटी है वो हमारी ज़्यादा होती चलती है। सिमिलरली रिएक्टेंट भी टाइम के साथ घटता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। अब चलिए, अब यहाँ पर अगर आप ग्राफ को नोटिस कर पा रहे हो, एक तरफ जो ग्राफ दे रखा है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, ग्राफ दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, और एक जगह पे ग्राफ दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो भाई, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखिए, आप खुद से देख पा रहे हो ना, डिक्रीज़ हो रही है, कुछ इस तरह से है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में तो हम टाइम इंटरवल की बात करेंगे, जैसे कि एक टाइम है T1, ये एक टाइम है T2, तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन से मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, ये इसकी फाइनल कंसंट्रेशन होगी। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो रेट जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। ये जो स्लोप होता है ये नेगेटिव होता है अगर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर इसी का आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इंस्टेंटेनियस में देखो खास टाइम की बात करेंगे, इसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से टकराएंगे और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बेटा। अब अगर आप इस टेंजेंट को देखते हो तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। अब स्लोप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप क्या आने वाला है, इसका नेगेटिव आने वाला है। तो इस तरह से आप इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, माइनस DR बाय DT। चलो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको निकालना है एवरेज, एवरेज क्या होगा, दो टाइम की बात होगी, जैसे एक T1 है और एक टाइम है T2, मिला दिया। अब इनका जो इंटरवल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड चेंज इन टाइम का जो इंटरवल है वो ही हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मान लीजिए इस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या करोगे, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट ड्रॉ किया। अच्छा, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता है कि अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालते हो तो वो प्लस ही आता है, प्लस DP बाय DT। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट होती है जीरो ऑर्डर और सेकंड होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अब जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो कुछ इस तरह से होता है ना, K R0 माइनस R बाय T, है ना। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई गेस ये हो जाएगा KT इज इक्वल टू R0 माइनस R। और अगर मैं इसको इस तरफ कर दूँ, R को मैं एक तरफ ले आता हूँ और इसको इस तरफ ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू R0 माइनस KT। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन सकती है यहाँ से, y इज इक्वल टू MX प्लस C बन सकती है कि नहीं। वाई एक्सिस पे किसको बनाने वाले हो आप लोग, R को, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। ये आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को वाई एक्सिस पे बना दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे T को, टाइम ये रहा। अब जो इसके साथ K है, जो M होता है वो स्लोप होता है और वो है माइनस, तो भाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला ग्राफ बनेगा ना मेरे भाई। तो जो स्लोप है वो नेगेटिव है और यहाँ से जो इंटरसेप्ट आता है, ये जो C होता है बेटा, ये इंटरसेप्ट होता है, R0 आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मैं एक सिंपल बता रहा हूँ भाई साहब, जिन बच्चों को ना ग्राफ देख के पता नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ देख के कैसे पता लगाओगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इधर और टाइम है ना, तो वो जीरो ऑर्डर है, और अगर यहाँ पर LN/R वर्सेस टाइम है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब चलो, ठीक है, कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई है। अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोग लिखोगे LN/R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस LN/R0। ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन सकती है। y इज इक्वल टू MX प्लस C। वाई एक्सिस पे क्या बना दोगे, LN/R बना दिया, ठीक है ना। इंटरसेप्ट क्या है, LN/R0, ये रहा इंटरसेप्ट LN/R0। एक्स एक्सिस पे क्या बनाओगे, T, और इसका जो स्लोप देख पा रहे हो वो नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ रहेगा अपना। तो इसका स्लोप भी क्या है, नेगेटिव है। दोनों का ही स्लोप क्या है, जीरो ऑर्डर का भी फर्स्ट ऑर्डर का भी नेगेटिव ही आ रहा है, तो इस तरह से होता है। स्लोप नेगेटिव है तो इस तरह से ग्राफ होता है।
अब अगला है आपने फर्स्ट ऑर्डर को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किया होगा तो एक फॉर्मूला ये भी होता है k इक्वल टू 2.303/t log r0/r। अच्छा, अगर आप इसको करना चाहो मेरे भाई तो क्या भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो कि t को एक तरफ ले जाओ, है ना। एक काम करते हैं, t को एक तरफ ले जाते हैं, ये बन जाएगा ये हो जाएगा KT/2.303 और ये लोग r0/r बन सकती है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये y इक्वल टू mx, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे आप लोगों ने क्या बना दिया, y एक्सिस पे आप लोगों ने बना दिया है किसको, log r0/r को। ये रहा आपका log r0/r। x एक्सिस पे t है और इसका जो स्लोप है m है वो क्या है भाई, k 2.303, k/2.303 पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरह का स्लोप। क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, कहाँ कन्फ्यूज़न आ रही है, इतने आसान ग्राफ में हैंग हो जाते हो। चलो अगला ग्राफ है हमारा सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम लोग किसकी बात करते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम लोग बात करते हैं बेटा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन दैट इज x/m का रिलेशन प्रेशर के साथ। एट आइसोथर्म मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। आपको पता है प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं ना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। प्रेशर जब हम लोग बढ़ाते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है कहीं पर भी। मतलब मान के चलो आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, पिताजी बिल्कुल सामने हैं और वो तुम्हें फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई क्योंकि प्रेशर है, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है ना। टेम्परेचर एडजॉर्प्शन मतलब चिपकना। अब टेम्परेचर बढ़ाने से ये चीज़ें चिपकती थोड़ी ना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल रिलेटेबल एग्जांपल है। बाइक की सीट होती है, स्कूटी की सीट होती है ना। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, समझ पा रहे हो, गर्मियाँ हैं तो हम चिपकते थोड़ी है, हम तो उड़ान भरते हैं, बहुत बुरी फील आती है, मतलब नहीं चिपकते, टेम्परेचर बढ़ाने से हमें बहुत बुरा लगता है ना। कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, x/m है और इधर प्रेशर है। तो अब देखो प्रेशर बढ़ाने से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर की बात की गई है। देखो अब आप खुद देखो, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, टेम्परेचर जब कम है तो एडजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा है। और अगले केस में आप लोगों ने क्या किया है, टेम्परेचर को कम किया है, ज़्यादा किया है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद। टेम्परेचर बहुत कम है तो एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हुआ एडजॉर्प्शन कम हो गई, टेम्परेचर और ज़्यादा किया और कम। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन कम होती है, प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन ज़्यादा होती है। याद रखिए, ये हमने किया भी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। आपको पता है कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो टेम्परेचर से घटती ही है। चलिए अब ये जो x/m है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोगों ने लिख दिया x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n है ना। अब इसके बाद हम लोग log लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा, log x/m इज इक्वल टू log k और p की पावर 1/n। ये क्या हो जाएगा बेटा, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं, y और ये mx प्लस सी है ना। y एक्सिस पे किसको बना रहे हो आप लोग, फोकस कीजिए, y एक्सिस पे आप बना रहे हो log x/m को, ये रहा। x एक्सिस पे किसको बना रहे हो आप, log p को। m क्या होता है बेटा जी, स्लोप होता है, स्लोप आपको देख लो 1/n है। ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो इस तरफ से रहेगा हमने ना। और भाई साहब जो c है, c क्या है, log के दैट इज़ इंटरसेप्ट। इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले जो ग्राफ है हमारे वो हैं D&F ब्लॉक से रिलेटेड। और यहाँ पर जो फॉलोइंग ग्राफ है ये है बेटा जी ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसमें ना उनमें सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं बढ़िया बढ़िया मेटल्स वाली। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में बता देना ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, जस्ट चेक करने के लिए कि आप लोगों को कितना आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग किसे कहते हैं। चलो तो देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत हाई होता है इन लोगों का। और मेल्टिंग पॉइंट बेटा जी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड पे। किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड।
और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब वो उतना इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो देखिए इनिशियली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो आपको भी दिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। यहाँ पर एक मैग्नीज, ये जो मजनू है ना, ये धोखेबाज है। ये मजनू जो है स्टेबल होके ना, देखना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते इसके इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से भाई साहब इधर पड़ा हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एक्सेप्शन है थोड़ा। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, है ना, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता चलता है। और जो लास्ट के एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, भाई साहब वो तो बिल्कुल बदतमीज जितने हैं, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते बेचारे, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इवन मरकरी तो इतना सॉफ्ट है कि भाई लिक्विड है, ठीक है ना। याद रखिए स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड पे। एक एक्सेप्शन है इधर मजनू भैया, क्योंकि वो हाफ फिल्ड होकर बहुत स्टेबल हो जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ है, ये है एटमाइजेशन इंथैल्पी का। नेक्स्ट आप लोग एटमाइजेशन इंथैल्पी किसे कहते हो? देखो बेटा, बात कुछ ऐसे है कि मुझे हो रही है तुम्हारे लिए बहुत चिंता, और इसी वजह से रात के 1 बजे वीडियो बनाई जा रही है, सीधी स्पष्ट बात है। और भाई अच्छे नंबर लेके आने ही हैं, कम टू द पॉइंट, ये पॉइंट से दूर चले गए। एटमाइजेशन इंथैल्पी किसे कहते हैं? वो एनर्जी जो आपको चाहिए 1 मोल ऑफ सॉलिड को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस फॉर्म में। अब कोई सॉलिड कितना हार्ड होगा, मेटल्स के केस में डिपेंड करता है कि उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और किसी के बीच में मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा बेटा जी डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो कुछ वैसा ही ट्रेंड है ना, देखो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगी, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एटमाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, मैग्नीज ज़्यादा धोखा दे देते हैं, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एंड अगेन एटमाइजेशन इंथैल्पी क्या है, कम होती चलती है। आपसे कोई पूछे जिंक की एटमाइजेशन इंथैल्पी इतनी कम क्यों है? क्योंकि उधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड वीक रहेगी, दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये ट्रेंड है किसका, एटॉमिक रेडियाई का। अब आप सबको पता है कि एटॉमिक रेडियाई कुछ इस तरह से रहता है बेटा, इनका इनिशियली वो डिक्रीज़ करता है, फिर वो थोड़ा सेम रहता है, और फिर वो इंक्रीज़ करता है। अगर 3D सीरीज़ में, इवन हर एक सीरीज़ में आपको यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। साइज़ इनिशियली क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, फिर साइज़ क्या होता है बेटा जी, सेम रहता है, और इन द एंड ऑफ द साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा होता क्यों है? देखिए इनिशियली साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, साइज़ घट जाएगा। मिड वे में क्या होगा, एक इफेक्ट राइज आ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, शील्डिंग समझते हो ना, रुकावट, है ना, जैसे यार समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरफ बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाह रहे, बट इधर एक शील्ड बन जाए तो ये अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे कर्ण होता था ना, महारथी कर्ण महाभारत में, तो जैसे उनकी तरफ कोई एरो आता था ना, तो उनकी बॉडी पे एक शील्ड राइज हो जाती थी, तो एक शील्ड जो है वो अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगी। और इधर अगर मैं बात करता हूँ इंक्रीज़ क्यों करती है, इन द एंड ऑफ द सीरीज़ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। दैट्स वाई बेटा जी ये ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिलता है कि इनिशियली साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, फिर साइज़ सेम रह रहा है, और फिर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगली बात है, ये है ट्रेंड्स इन M2 पॉजिटिव बाई M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बच्चों को सबसे ज़्यादा हैंग करता है। और इधर एक धोखेबाज भाई साहब हैं, और वो धोखेबाज भाई साहब कौन है, कॉपर। और एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात कही है कि इस भाई के अलग ही नखरे हैं, कॉपर है ना, अलग नखरे, मतलब इसको बोलते हैं ना ये कर दे, तो ये बोलता है क्यों, क्योंकि इसका नाम ही क्यों है, तो बोलता है मैं क्यों करूँ, है ना। कम टू द पॉइंट। अब नखरे कैसे, मैं इसका एक नखरा बताता हूँ। भाई साहब के डी में 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट भाई में डी में 10 इलेक्ट्रॉन लेके चलता है। 3D सीरीज में सभी एलिमेंट जो है लगभग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, भाई पहले +1 शो करता है, स्टेबल नहीं होती, इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो तो सबका क्या है, नेगेटिव है, भाई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। 3D सीरीज में कॉपर अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। मैं आपको पॉइंट बताता चलूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है इधर सब्लिमेशन इंथैल्पी, ठीक है ना। सब्लिमेशन होती है, आप किसी मेटल को सॉलिड फॉर्म से उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, फिर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, दैट इज़ आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। और इन दी एंड आप क्या करते हो,
उसको पानी में डालते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हो, है ना, पानी घेर लेता है और उधर से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब क्वेश्चन ये है कि कॉपर भैया के साथ ये बदतमीजी क्या हुई, क्योंकि कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। इवन जो कॉपर है, कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी नहीं होती है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, भाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन किसे कहते हैं, जब एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही हो, जैसे आप +1 से देखो +2 हो रही है, बढ़ रही है, और 0 हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती है और घटती दोनों है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, एक बात याद रखना, कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इट मीन्स वहाँ पर रिलीज होगी, वो रिलीज़ करेगा H2 गैस इन एसिडिक मीडियम, कि अगर आपने उस मेटल को एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो वहाँ से वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर सकता है, करेगा भी, ठीक है ना, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। वो रिडक्शन नहीं, वहाँ पर ऑक्सीडेशन शो करना चाहेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देगा और जो एसिड में से H पॉजिटिव बनेगा वो H2 बन जाएगा। कन्फ्यूज मत होइए, सिंपल याद रखिए कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हाइड्रोजन रिलीज़ होगी एसिड में से। तो इनमें से कौन है जो H2 गैस को रिलीज़ नहीं करेगा, ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन की तो 0.00 होती है ना, इसकी 0.34 है, ये इससे ज़्यादा मांगता है, इससे ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर इज़ दी ओनली मेटल इन 3D सीरीज विच डजेंट रिलीज H2 गैस। अगली बात है मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रोंगर, सुंदर राइटिंग को इग्नोर करना, भावनाओं को समझिए, है ना, भावनाएं कौन है। अच्छा, ये हमारा लास्ट ग्राफ है और सबसे आसान ग्राफ है, ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट इन 4F सीरीज, साइज ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज, और दिस सीरीज size of elements decreases and this regular decrease in size is called lengthenoid contraction। आप देखो ना, बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड है, is called lengthenoid contraction। आप देखो बेटा, साइज डिक्रीज होता जा रहा है ना, ये है ना, इस चीज़ को लालू सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट La है, लेंथिनम है, और लास्ट एलिमेंट लुटेटियम है। अच्छा, मुझे बताना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे भी तो पता चले आप लोग कितना पढ़ रहे हो। चलिए बेटा, ये थे हमारे ग्राफ, और टेंशन मत लो यार, है ना। तो अभी मैं एक बात बताऊंगा, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, इससे पहले आधे घंटे ग्राफ की वीडियो ख़राब हो चुकी थी, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, पता नहीं सिली मिस्टेक हो गई मुझसे, है ना। तुम सिली मिस्टेक की एग्ज़ाम में मत करके आना, और बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बार बार ये बोलता हूँ, मिल के फोड़ेंगे, है ना। और टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, ज्वाइन कर लेना अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए, पुराने PDF चाहिए तो। ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।